हमारा जो एक कीमती वोट बहन सुनीता दुग्गल जी को जो है कमल के फूल पे पट दबाकर उन्हें कामयाब करें। आप सबकी जो पढ़ी लिखी जमात है ना समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर दोस्तों एडवोकेट ये लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं ते इस गल करके तुसी देखिया होना। देखो जेड़ा है 2004 तो लेके 2014 तक जिहड़ी सरकार चली सी, तुसी देखिया होना कि जिहड़ियां नौकरियां जेड़ा डेवलपमेंट सिर्फ 2.5 जिले के अंदर हुंदा है ते जिहड़ी इस सरकार ने पिछले 2014 तो लेके 2024 के अंदर जो साडी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया वो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिहड़ा एक उन्होंने जिस विजन के नाल इस पार्टी की नींव रखी थी भी एक जिहड़ी योजना अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए है। तो तुसीं देखिया होना आपदे पिंडां दे अंदर आपदे शहरां दे अंदर दोस्तों जो डेवलपमेंट है ना वो एक स्टेट का या एक जिले का नहीं होया, पूरे हरियाणा प्रदेश का होया। तुसीं सपोज करो पहला चौटाला मुख्यमंत्री बनता सी वो आपदे मैनूं 50 वोटां पाओ मैं तुहानूं एक नौकरी दूंगा। दोस्तों आप लॉ ग्रेजुएट बंदे हैं, कम से कम अपन इन्नी का पता होना चाहिए चाहे कोई भी प्रत्याशी है कोई भी कैंडीडेट है किसी भी पार्टी का, कम से कम उसने इस तरह की जिहड़ी जुआन आ वो नहीं बोलनी चाहिए। तो इस गल करके मैं थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ अपील करदा कि इत्थों जिन्ना तुसी डेवलपमेंट देखोगे 2019 तो लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। तो इस गल करके मैडम जी पहले SC ST उद्योग की चेयरमैन रही, क्योंकि 2014 का जो चुनाव लड़िया सी वो तकरीबन 450 वोट तो हार गए सी। फिर इन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़िया वो जिते। तुसीं देखना बहुत सारिया चीज़ां आपां तां पढ़े लिखे लोग आ पर बहुत सारे पिंड के जिहड़े तबके के लोग उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं। मैडम ने पुलों का ट्रेन का ते बहुत सारी बिच जिहड़ा अपना एक गैप रहा मैडम दे नाल हो रहा इस करके रहा क्योंकि अपने देश के अंदर एक महामारी आ गई सी, फिर बहुत सारे इशू रहे इस गल करके थोड़ा जा डिफरेंस हो गया सी। ते मैडम जी इस बार 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, सानू उम्मीद ही नहीं बल्कि सानू यकीन आ क्योंकि इस सरकार ने जो काम किए ने तुसीं देखो आज़ादी तो लेके हुण तक गवर्नमेंट जिहड़े AD एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साडी सरकार ने भर्ती की। अज तो पहला गोडे के खोटे च आ जांदे सी भी इन्ने AD लाने ने ते ओह ला दिंदा सी, तो अपने विधायकों को दे दिंदा सी भी तू ला दे। दोस्तों टैलेंट की कदर नहीं सी जिस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर दोस्तों जिहड़ी रिश्वत ते सिफारिश जिहड़ी बंदे दा जिहड़ा एक टैलेंट है ना ये ना म्यूज कर दिंदी है जानी कि खा जाती है। तो उदों तक कोई भी देश आ कोई भी समाज आ कोई भी संस्था ते कोई भी परिवार आ दोस्तों तरक्की नहीं कर सकता जिथे इंसान के टैलेंट की कदर नहीं हैगी। ते इस टैलेंट की कदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने टैलेंटेड लोगों को अगे लिया। सानू मैं पार्टी का युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, पहला मैं स्टूडेंट लीडर रहा, मैनू तो कोई पार्टी का गिला शिकवा हो सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे पर्सनली कम सी नहीं होए, पर किसी भी आम जनमानस नूं पार्टी नाल कोई गिला शिकवा नहीं हो सकता क्योंकि साडी पार्टी ने सानू नहीं सारे चाहे कांग्रेस का सी चाहे किसी भी दल का सी चाहे कामरेड सी उसके बच्चे ने भी रोजगार दिता। दोस्तों असंगा पिंड के अंदर 70 बच्चे नौकरी लगे, कोई एक नहीं 70 बच्चे नौकरी लगे। तो जो बंदा खड़ा है 70 नहीं है वो खड़ा कहते 71 बंदे एक होर लगे साडे पिंड तो मेरा बच्चा लगे। तो इस गल करके बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ी साडी गवर्नमेंट ने आज़ादी तो बाद जिहड़ा सिस्टम सी ना उसनूं तब्दील किया। पिंडां दे अंदर बहुत लोगों ने 2-2 साल तक स्टे ले रखी भी पढ़ी लिखी पंचायत नहीं होनी चाहिए, पर साडी गवर्नमेंट ने एक पढ़ी लिखी पंचायत दी। पहुंचने के लिए इन सभी का वंदन अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें श्रीमती सुनीता दुग्गल जी भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। साथियों, हम सभी इनकी करनी व कथनी से भली भांति परिचित हैं। बार एसोसिएशन रतिया पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार व हमारी पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी की असीम कृपा रही है। इसी वर्ष
लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए हमें 7 लाख रुपए की नकद राशि, जिससे हमें 12 रूम में एसी लगे हुए हैं, लाइब्रेरी भव्य लाइब्रेरी के लिए एसी हमें प्रदान हुए हैं। वह 5 लाख रुपए का बहन सुनीता दुग्गल जी ने अपने MP लेड कोटे से पार्किंग शेड हमें दिया है, जिसका टेंडर हो चुका है, वर्क अलॉट भी हो चुका है, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से इसका अभी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। ये इलेक्शन के तुरंत बाद इसका काम सुचारू रूप से चल पड़ेगा। समय का अभाव है, मैडम का बिजी शेड्यूल है और सभी अधिवक्तागण आपके ओजस्वी विचारों के सुनने के लिए आतुर है। मैं परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि आप विधायक निर्वाचित हो और निर्वाचित होते ही हमें यकीन है कि रतिया का चहुमुखी विकास आगे बढ़ेगा। मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना मुबारक हो, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना मुबारक हो, मंजिलें नित नई तय करना मुबारक हो, रहती रहेंगी रकीबों को शिकायत, नित नया विकास करना मुबारक हो। अपने लिए तो सब जीते हैं दरवेश, दर्द गैरों का हरना मुबारक हो, दर्द गैरों का हरना मुबारक हो। मैं एक बात और कहना भूल गया कि हमारी जो इन आदरणीय सांसद जी से हमने एक डिमांड की थी कि हमारे चैम्बरों के लिए एडिशनल लैंड की हमें रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको बता दूं कि उसके लिए भी हमें लेटर आ चुका है सरकार का, हमने अपनी रिक्वायरमेंट भिजवा दी है। 100 चैम्बरों की रिक्वायरमेंट और 4 कनाल लैंड, इनकी असीम कृपा से वो भी हमें शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। अंत में मैं सभी का एक बार मैडम सुनीता दुग्गल जी का व आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बार को गौरवान्वित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो मैं पूरी बार एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित यहाँ के प्रेसिडेंट देवेंद्र ग्रोवर जी, निशांत जिंदल जी सेक्रेटरी, सुखदेव जी वाइस प्रेसिडेंट, रणबीर सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी, लवप्रीत जी जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट शुभजिंदर कौर, एडवोकेट गगनदीप कौर, एडवोकेट संतोष रानी जी, एडवोकेट राजेंद्र जुनेजा जी फॉर्मर प्रेसिडेंट, एडवोकेट सुरेश सैनी जी कुरुक्षेत्र से जो आए हैं स्पेशल और प्रेसिडेंट रहे हैं, सुभाष ठकराल जी कुरुक्षेत्र से आए हैं, एडवोकेट सुरेंद्र जैन जी फॉर्मर प्रेसिडेंट, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो किसी भी बार एसोसिएशन में जाओ तो वो एक लंबा थोड़ा मांग पत्र जो है वो पहले तैयार करके बैठे होते हैं, लेकिन आज इतनी खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोग थैंक्स के लिए यहाँ पर बैठे हैं और एक के बाद एक आप लोगों ने जो कुछ हमसे थोड़ा बहुत बन पड़ा आप लोगों के लिए करने के लिए, तो उसके लिए आप जो धन्यवाद करते हैं तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। आप देखिए, आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और हर बात का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और उसके बाद आप ये निर्णय करते हैं कि हमें ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। और आपके अंदर वो ताकत है कि एक बार अगर आप कन्विंस हो जाएं तो आप सैकड़ों लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं पूरी अंतरात्मा से आपको कन्विंस करने की कोशिश करूं कि आपको मुझे क्यों चुनना चाहिए। आपके पास बहुत से विकल्प हैं, बहुत सी पार्टी हैं, लेकिन मैं अपील करती हूँ कि आप मुझे रतिया विधानसभा से चुनकर यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजें। तो वो क्यों भेजें, ये मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अंत्योदय के माध्यम से हर उस अंतिम कार्ड चलाया है, इससे आप सोच नहीं सकते कि कितने गरीब लोगों को सुकून मिला और 5 लाख रुपया उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है
कि अगर तुझे कोई किसी तरह की ऐसी कोई बीमारी होती है तो तुम उससे अपना इलाज करवा सकते हो। और अब तो बल्कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें अगर आप सब लोग मिलकर तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हो तो हमारा जो है आप लोगों का बन सकते हैं। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कमाना है और खाना है। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें केवल आपके पीठ के ऊपर हल्का सा हाथ रखती हैं, ईज ऑफ लिविंग, आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान बन जाए। उसी कड़ी में किसान भाइयों की मैं बात करूं, जो 6,000 रुपया साल का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके खातों में चला जाता है, तो छोटी सी एक हल्की सी एक मदद जो उनको जो है वो हो जाती है। और इस इलाके में क्योंकि ये कृषि प्रधान इलाका है तो यहाँ पर जितना फसल बीमा योजना से यहाँ के जो कंपनसेशन जो है आज तक पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया। बहुत से हमारे पास जो है किसान भाई आते हैं और एडमिट करते हैं इस बात को कि हमें लाखों रुपया जो है हमारे खातों में आया है। और कई बार मैं पूछती हूँ कि फिर ये जो कहते जी कई बार थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ जाता है पर दिल से हम आपके साथ हैं। तो ये तो जो बातें हैं मैंने आपको केंद्र सरकार के बारे में बताई। अगर मैं आप हरियाणा सरकार के बारे में आपको बताऊं तो 24 फसलें जैसे जो है वो केवल और केवल हरियाणा में किसान भाइयों के लिए एमएसपी के लिए हमारी सरकार ने कहा है कि 24 की 24 फसलें हैं उस पर एमएसपी हमारी सरकार देगी। और हमारी बेटियों के लिए हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो हमारी बेटियां गांव में हैं और वो अगर कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए जाना चाहती हैं तो उनको हमारी सरकार की तरफ से आने वाले समय में स्कूटी दी जाएगी ताकि उनको ये बस वाला चक्कर ही ना पड़े। बस के लिए जो प्रॉब्लम मुझे अभी बताई गई और पहले भी मुझे कॉलेज में पता लगा, तो ये मैं देखो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये मेरी स्वभाव में ही है कि मैं किसी समस्या के अगर पीछे पड़ जाती हूँ ना तो जब तक उसका समाधान नहीं निकाल देती हूँ मैं तब तक उसके पीछे लगी रहती हूँ। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो आपने देखा होगा कि जो हमारा हाईवे है, हाईवे के ऊपर हमने 4 पुल बनाए थे, धांगड़ का, खाराखेड़ी का, बड़ोपल का और दरियापुर का। हासपुर चौक जो है वहाँ के लोग बहुत परेशान थे कि जी यहाँ पर भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। एक तो हमारा जो मीडिया का भाई भारती है उनका और उनकी धर्मपत्नी का वहाँ पर भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उनकी वाइफ जो है वो तो एट द स्पॉट ही एक्सपायर हो गई और वो 2 साल तक कोमा में रही और मुझे उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। और जब मैं उनके घर पे बैठने के लिए गई तो उनका जो एक बेटा है वो फौज में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक बार अलग से बात करना चाहता हूँ। और वो आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा कि जी मेरे माँ बाप तो चले गए लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर वो पुल बने ताकि और कोई यहाँ पर इस तरह से मौत ना हो। और आप ये देखिए कि मुझे ये लगा कि किसी भी कीमत पर जो है यहाँ पर ये पुल बनना चाहिए। और जो अधिकारी ये लिख चुके थे कि यहाँ पुल नहीं बन सकता, माननीय हमारे गडकरी जी को, मंत्री जी को कह के अधिकारियों के साथ बात करके लगातार कम से कम भी हमारी 35 से 40 के करीब मीटिंग्स हुई होंगी, सभी अधिकारियों को कन्विंस करके उनकी यहाँ पर इंस्पेक्शन करवा के उसी अधिकारी से हमने ये लिखवा दिया कि हाँ यहाँ पर पुल बन सकता है। और अब वहाँ पर रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो पुल बना है और वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग इतने खुश हैं इस बात को लेकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे बहुत तसल्ली है कि मैंने ये काम मेहनत से अपनी ईमानदारी के साथ कोशिश की और ये काम जो है फलीभूत हुआ। ऐसे ही कोरोना के टाइम में जब मुझे यहाँ पर पता लगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी बाहर फंसे हुए हैं तो उनको भी हमने यहाँ पर लाने का काम किया। कोरोना के समय में बहुत से हमारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको बेड दिलवाने का काम किया हमने, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे वो दिलवाने का काम किया, जहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी वो दिलवाने का काम किया, रेमडेसिविर जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा जिसकी कमी थी उस समय में, जहाँ कहीं पर वो उपलब्ध थी हमने उसको दिलवाने का काम किया। मैं और मेरे हस्बैंड हम दिन रात जो है इस कोशिश में लगे रहते थे कि कहाँ पर किसको किस तरह से जो है वो हम मदद कर सकते हैं, तो वो हम मदद करते थे। और आप देखिए कि उनके जूनियर, मेरे हस्बैंड के जूनियर जो डीएसपी थे, तो वो इतनी सेवा कर रहे थे दिन रात कि उनको खुद को कोरोना हो गया और खूब उनको फीवर हो गया, लेकिन वो उसमें भी काम करते रहे। और जब मेरे हस्बैंड को पता लगा तो फिर उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा आराम करो, तो उसने थोड़ा आराम किया तो पता लगा कि फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको एडमिट करना पड़ा।
और एडमिट करना पड़ा एम्स में, झाड़सा जो है वहाँ पर, उस एम्स में झज्जर वाले में, उधर में। और उनकी वाइफ को हमने कोशिश करके उनके पास भिजवाया कि वो वहाँ पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच नहीं सके। और बहुत दुख लगा मेरे पति को भी और हमें भी, क्योंकि लगातार हम इस कोशिश में थे कि वो बच जाते। उसके बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चे हमारे पास आए। हमने सरकार से कोशिश करके अब उस बच्चे को जो है उनकी जगह पर सब इंस्पेक्टर लगवाया है। तो थोड़ी इस बात की हमें तसल्ली भाई, चलो कि एक जान चली गई, हम किसी भी तरह से उसको बचा नहीं सके, लेकिन आगे परिवार को एक सहारा मिल गया। तो इसी तरह से यूक्रेन के उसमें युद्ध में आपके यहाँ से भी जैसा मुझे पता लगा कि बच्चे जो है वहाँ पर फंस गए थे, और मेरी टेलीफोन से जब बात हुई तो बच्चे बेसमेंट में थे। और सच्चाई है ये बात की, ये मुझे लगता है कि अशोक ग्रोवर जो है ये भी इस बात के साक्षी हैं कि वहाँ पर बम की आवाज़ें आ रही थी, और उसके बाद किस तरह से हमने उन बच्चों को वहाँ से निकलवा कर वापस हम अपने देश में लेके आए। मुझे जहाँ पर भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ी, हमने उसके बारे में बात की, और हमने पूरी कोशिश करके उन बच्चों को हम यहाँ पर लेकर आए। और देखिए, ये मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये कोई हमने कोई एहसान किया है। मुझे ये लगता है कि जिसको भी परमात्मा जो भी जिम्मेवारी देता है, अगर वो ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ निभाए, तो इस देश को जो है ना आगे बढ़ने से, तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है कि हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं। राजनीति के अंदर भी स्वार्थ आ जाता है कि अगर हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो बहुत अच्छा है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम अपनी रास्ते बदल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि आप जो है जिस भी फील्ड में है उसमें आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं। क्योंकि रोजी रोटी तो देखिए आपकी चली जाती है, याद केवल वो चीजें रहती हैं जो कुछ आप अलग हटके करते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि चाहे हम केंद्र की सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो